फैनेटिक ओजांगियंस को मेरी बात अगर पहुंच रही है, मेरी आवाज़ पहुंच रही है और मेरे संदेश को प्राप्त करने के लिए आप लोग रेडी हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। मेरे पास आज आपसे बात करने के लिए कुछ बहुत ही खास था, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से मैं आज आपसे बात करने के लिए प्रेरित हुआ। और मैं चाहता हूं कि जो बातें आज मैं आप लोगों से कहूं वो सभी आप तक पहुंचनी चाहिए और आप उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी एक हमारे मित्र ने लिखा, यू आर द बेस्ट टीचर इन इंडिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है, जिसकी वजह से मैं अपना बेहतरीन दे पाने के लिए प्रयासरत रहता हूं। सो अगर दोस्तों मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मुझे प्यार से सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? और जो मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं, जो स्टेप बाय स्टेप जो आपकी सबसे बड़ी थर्स्ट है, उसको आज मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा और एक एक साइंटिफिक लॉजिक आपको दूंगा कि आज इस शब्द का मतलब क्या होता है। और यहां फ्रेशर का मतलब ये नहीं कि अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की है। यहां मैं बात करने जा रहा हूं जो लोग सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। तो आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो थम्स अप करके यस सर लिख के मुझे आप बता दें, ताकि मैं इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू कर सकूं और आपको उस डायमेंशन में लेकर जा सकूं जो आपको गलतियां करने से रोके। और जो मेरा सपना है कि मेरे ओजांकियंस, मेरे जो बहुत ही एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हैं, वो अपने सपनों की मंजिल को प्राप्त कर सकें और समझ सकें कि सफलता के आयाम बेसिकली क्या होते हैं। आर यू रेडी गाइज? अगर आप तैयार हैं तो हां बोलिए, यस बोलिए कि आपकी एनर्जी उसी लेवल पे है जिसमें आपके टीचर की एनर्जी है। और अगर आपकी ये एनर्जी मैच करती है मेरी एनर्जी से, तो यकीन मानिए कि एक उफनाई नदी, एक एनर्जेटिक नदी का रास्ता तो बड़े से बड़े पत्थर और बड़े से बड़े पर्वत रोक नहीं सकते। ये छोटी छोटी बाधाएं क्या चीज है। तो मुझे आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज मिल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस महत्वपूर्ण सेगमेंट में। चलिए अब हम आज से शुरू करते हैं। मेरे काफी दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और यहां पर जो हम लोग सेगमेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत दिन से आप ये प्रश्न पूछ रहे थे कि सर मैं बिगिनर हूं, मैं फ्रेशर हूं, मुझे तैयारी का सही रोड मैप क्या रखना चाहिए। तो तैयारी के रोड मैप पे दो अलग अलग डायमेंशन है जिसको आपको कवर करना होता है। लेकिन आज मैं आपसे वही बात करने जा रहा हूं, तैयारी का ये रोड मैप हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके लिए आपको बहुत सी चीजें जाननी और समझनी बहुत ही आवश्यक है यहां पर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण सेशन से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होंगे और आप उसको काफी कुछ समझ पाओगे। तो सभी फ्रेशर, यहां सभी फ्रेशर हैं क्योंकि मैं अभी इस डिफिनीशन को क्लियर करने जा रहा हूं। मैंने बहुत ही सोच समझकर एक शब्द लिखा, अगर आप फ्रेशर हैं तो कैसे करें तैयारी। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज्यादा क्यूरोसिटी वाला प्रश्न है। यहां पर मैं सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं, फ्रेशर किसे कहते हैं। ये फ्रेशर क्या होता है? एक धारणा होती है, सर अभी मैंने मन बनाया है, अभी सर मैं सोच रहा हूं मुझे कैसे करना है, अभी सर मैं जो है वो प्लानिंग कर रहा हूं यूपीएससी करनी है। यहां मैं फ्रेशर इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप यूपीएससी के लिए आपके अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है, वो बड़े हाई लेवल पे है। ये सबसे उन लोगों से बात कर रहा हूं जहां वो बेहतरीन काम करने के लिए तैयार हैं। मैं यहां फ्रेशर का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा एक कोरा कागज। अगर आप एक कोरा कागज लें और आप कोरा कागज का मतलब होता है अभी इस पे कुछ भी लिखा नहीं है। अगर आप उस पे कुछ गलत लिख दें और गलत लिखने के बाद अगर आप उसको मिटाते हैं, अगर आप उसको रब करते हैं, तो क्या होता है कागज के साथ? सबसे बड़ी बात है कि वो निशान जो पहली बार उस कोरे कागज पर डाले गए हैं वो कभी नहीं मिटते हैं। क्यों मैं यहां पर खड़ा हूं, क्यों मैं एक आपसे संवाद करना चाहता हूं, क्यों मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि आपका जो संवाद है, आपका जीवन इस समय अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप बेसिकली एक कोरे कागज की तरह हैं। यानी उस कोरे कागज पे अगर कुछ गलत, अगर कोई जो है स्ट्रैटेजी आपकी गलत हुई, अगर आपका रास्ता गलत हुआ, आपका कोई प्लान गलत हुआ, तो यकीन मानिए कि आपके जो है वो करेक्शन करने के बावजूद, आपको उसको हटाने के बावजूद, आपके जो निशान है वो हमेशा बने रहेंगे। तो यहां मेरे जो फ्रेशर का मतलब हुआ, वो जो अभी अपनी
स्ट्रैटेजी में कोरा है, वो जो चाहत रखता है अपनी सफलता की इबारत, अपनी जो महत्वपूर्ण परिभाषा डिफिनीशन है, वो अपने सफलता के पन्ने अपनी डायरी में जो है वो लाना चाहता है, उस पर अपनी वो खूबसूरत इबारत लिखना चाहता है। मैं यहां पर वही बात करने जा रहा हूं। अब इस सेगमेंट का दूसरा सेगमेंट है, तो कैसे करें तैयारी। तैयारी का मतलब होता है कि अब हम दौड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, अब हम आगे जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और आप सभी एंथुसियास्टिक मेरे दोस्त तैयार होंगे इस महत्वपूर्ण सेगमेंट के लिए। और यहां पर मैं आपको 4 चरणों से परिचित कराऊंगा। 4, ये 4 चरण बहुत ही वैज्ञानिक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे आपको काफी चीजें पता चलनी शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं और हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल 1 के बारे में, अर्थात यानी कि रूल नंबर, नियम नंबर 1। जैसा अगर आपने देखा होगा कि इला जब 51th रैंक जब आईएएस बनी, तो उनसे पूछा गया कि आप बेसिकली आप अपनी सफलता का राज क्या कहती हैं। आप जो 51th रैंक आप लेकर आई, जहां पहले आपके पहली बार प्री में आपके केवल 71 मार्क्स थे, और वहां पर फिर सेकेंड टाइम में आपने जो है वो अटेम्प्ट सही से किया और 51 रैंक तक पहुंची, तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सफलता का जो पूरा श्रेय देना चाहती हूं वो जिज्ञासु बने। उनका स्टेटमेंट है, जिज्ञासु बने और अपने सवालों का हल ढूंढ कर दम लें, यानी क्यूरियस होना, ठीक है, इंट्यूटिव होना, आपको वहां बात करना सबसे जरूरी होता है। अगर आप क्यूरियस नहीं होंगे तो आपका दिमाग बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं पाएगा। और जैसे क्या होता है, अगर मैं एक ढेर सारा बोझ उठाकर अपने सर पे रख लूं तो शायद वो मुझसे नहीं उठ पाएगा, लेकिन अगर मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूं तो मेरे लिए उसको कैरी करना बहुत ही आसान कार्य हो जाता है। कुछ कुछ यहां पर भी वही महत्वपूर्ण फिलॉसफी काम करी जो मैं आपसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। इसको सेकेंड टाइम जो है अदापा कार्तिक, यूपीएससी टॉपर, ने यह बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेरी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो मेरे कुछ विशेष सेवक थे, वो सर्वेंट थे जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन लेकर आते थे। तो सवाल है कि जिज्ञासु बनना, प्रश्न पूछना सबसे जरूरी होता है। अगर आप यूपीएससी में प्रश्न नहीं पूछेंगे, अगर आप क्यूरियस नहीं होंगे, अगर आप अटैक नहीं करेंगे किसी इंफॉर्मेशन पे, तो आप बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं पाएंगे, और फिर वही इंफॉर्मेशन के नीचे आप दबकर आपका करियर खत्म हो जाएगा। अब प्रश्न क्या पूछे जाने, बड़ा सिंपल सा है। आपको मैं अभी इसका प्रैक्टिकल अप्रोच बताने जा रहा हूं कि कोई भी किताब, चाहे बिपिन चंद्रा हो, एनसीईआरटी हो, फलाना ढिकाना, कुछ भी आपके सामने आता है, आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछे, जैसे मान लीजिए कैसे, हाउ, कब, व्हेन, कहां, वेयर, क्या, व्हाट, कौन, हु, व्हाई। आप जैसे ही कोई किताब पढ़ने जाएं, विच, किसका, अब आपने क्या किया, इसको सिंपली आपने एक लिस्ट बनाकर अपनी किताब के ऊपर रख दिया, फर्स्ट पेज के नीचे जो है रख दिया कि मुझे जब भी कोई चीज बात करनी है, फॉर एग्जांपल मैं मनसबदारी के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं गांधी के आंदोलन के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ रहा हूं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ रहा हूं, तो मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। पहला कि अब इसमें आप अपने हिसाब से अरेंज कर लिया, अपने नेचर के हिसाब से कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। सबसे पहली बात, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, ज्योग्राफी में मेरा जो टॉपिक है वो है मेरा अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी की भूपर्पटी के बारे में मुझे अध्ययन करना है। और इसके बाद इसमें कैरेक्टर्स को सेट करने की कोशिश करिए, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, ठीक है, ये चीज का जो है वो पर्पस क्या है, इस समय मैं पृथ्वी की भूपर्पटी के बारे में पढ़ रहा हूं, इंटीरियर के बारे में पढ़ रहा हूं, या मैं मेंटल के बारे में पढ़ रहा हूं, या मैं कोर के बारे में पढ़ रहा हूं। तो आप जैसे कोई चीज पढ़ने जाते हैं और जैसे ही आप इतने प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं या प्रश्नों की एक लिस्ट बनाकर रख लेते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं हुकिंग। क्या बोलते हैं इसको, एनएलपी में इसको हुकिंग कहा जाता है, हुकिंग। अब आप कहेंगे सर ये हुकिंग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछता हूं, अपने दिमाग को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे युद्ध में जो ब्रह्मास्त्र है, जो सबसे महत्वपूर्ण आपका हथियार है, वो आपका दिमाग है। और अगर आप अपने दिमाग को नहीं समझ पाए तो फिर आप इस हथियार का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना ये कोट टांगना है, मुझे अपना ये कोट टांगना है, लॉजिक सी बात करता हूं, एनएलपी तो बात की बात है, मुझे अपना ये कोट टांगना है, तो मुझे कोट टांगने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी। मैंने ऐसे कोट लिया, बोला टंग जा कोट, टंग जा सिम सिम, तो क्या कोट क्या होगा, जैसे मैं हाथ हटाऊंगा कोट क्या होगा, गिर जाएगा। कोट क्या होगा, मैं फिर कोशिश करूंगा, बोले मैं तो यार जो है वो डायरेक्टर हूं, अब मेरे आदेश है कि मेरे कोट टंग जा, फिर ऐसे रखा, फिर छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा।
यही हमारे दिमाग के साथ होता है। तो मुझे कोट टांगने के लिए क्या करना होगा? मुझे कोट टांगने के लिए हुक की आवश्यकता पड़ेगी, हुक की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पर क्या होगा? जब हुक की आवश्यकता पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहां पर जो है वो हुक का इस्तेमाल करेंगे, राइट? हम यहां हुक का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे लिए हुक क्या हुआ? हमारे लिए हुक क्या हुआ, यह देखना जरूरी है। तो हमारे लिए जो हुक हुआ वो ये प्रश्न हुए। जब हमने ढेर सारे प्रश्नों को तोड़ दिया तो ये हमारे लिए हुक होना शुरू हो गया। नाउ दिस इज नोन एज हुक। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं कोई चीज पढ़ने जा रहा हूं, मैं मध्यकालीन भारत पढ़ रहा हूं, मैं मान लो मेडाइवल इंडिया पढ़ रहा हूं, एक अजीब सा डर लगता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये कोशिश करूंगा कि पहले मैं इस पूरी इंफॉर्मेशन पे, मैं मेडाइवल इंडिया में क्या पढ़ना चाहता हूं, मैं संतलत काल पढ़ रहा हूं या मुगल काल पढ़ रहा हूं? मुगल काल में मैं किसको पढ़ रहा हूं? मैं जो है वो मान लो अगर मुझे पढ़ रहा है इस समय अकबर पढ़ रहा हूं या उससे पहले के शासकों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं, मेरे पढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्या मैं उसकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहा हूं या उसके मैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ रहा हूं या मैं सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ रहा हूं? मेरे पढ़ने का सही क्रम क्या होगा? आपने क्या किया? अब आपके लिए, जैसे हम और आप बात करते हैं, फ्रेशर बात करते हैं, सर हिस्ट्री तैयार करनी है, सर ज्योग्राफी तैयार करनी है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो पीएचडी होती है। आपने देखा होगा, आप लोग इसी तरह बात करते हैं ना, सर वो हिस्ट्री तैयार करनी, सर वो पॉलिटी की क्लास कब होगी? बिकॉज आप स्पेसिफिक ही नहीं हो, आप तो एक डोमेन को पकड़ के बैठे हो। हिस्ट्री आपका डोमेन है, आप क्या पढ़ रहे हो बेटा आजकल? सर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं हो, आपको पता ही नहीं, आपको लग रहा है ज्योग्राफी, डर लग रहा है कितने दिन में खत्म होगी, हम 100 दिन में खत्म कर लेंगे। इस तरह की बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो तोड़ देना है। और जब आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की हैसियत रख दोगे तो वो तुम्हारा भार कम हो जाएगा। और जब भार कम होगा तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे बताया था कि ऐसी कंडीशन में आपकी अभिरुचि, आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा आप अपने सब्जेक्ट के साथ कमांड कर लोगे। यानी अगर मुझे यह कोट टांगना है, फिर मैं वापस आ रहा हूं, अगर मुझे यह कोट टांगना है तो मुझे एक हैंगर, हुक, खूंटी, कील, किसी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। उसी तरह अगर आपको अपने दिमाग में ढेर सारी सूचनाओं को, नॉलेज को रखना है तो आपको पहले से ही एक खूंटी की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज आपकी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी और आपके दिमाग से वापस निकल आएगी और आप कहोगे सर मैं बहुत मेहनत से पढ़ता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, सर मैं बहुत मेहनत से पढ़ता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यह नहीं पता कि जब तक मैं खूंटी नहीं गाड़ूंगा तब तक मैं इंफॉर्मेशन को कहां टांगूंगा? निर्वात में, हवा में इंफॉर्मेशन नहीं टंग सकती। तो मुझे किसी पहले से उपलब्ध हुक, खूंटी या इंफॉर्मेशन के साथ मुझे इस इंफॉर्मेशन को जोड़ देना है। और अगर आप देखें, मैं आपको इस बात का देता हूं, आप YouTube पे जाएंगे या तमाम जगह आपने जो मेमोरी ट्रिक सिखाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपकी एक महत्वपूर्ण चीज की नाम कैसे याद रखें, अक्षर कैसे याद रखें, अनुसूचियां कैसे याद रखें, तो इसके लिए वो ट्रिक्स बताते हैं आपको कि चलो इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसको फलाना मान लो कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट, तो आपको प्लैनेट्स का क्रम याद हो जाएगा। तो आखिर वो क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली हुकिंग कर रहे हैं और यही मेमोरी ट्रिक्स कहलाती है। इसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी के नाम से जानते हैं। तो आज से पहला रूल क्या होगा? फॉलो करना ना करना आपका काम है। जो पक्का ओजांकियन है, जो जोश में है, जिसको पता है कि यूपीएससी ही उसकी दुनिया है, जो ये जानता है कि दुनिया में कोई और दुनिया उसको आकर्षित नहीं कर सकती, वो इसको फॉलो करेगा। वो अपनी बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को तोड़ देगा। आप कहेंगे सर ये मुझे पता है, पता तो सब कुछ है, रास्ते तो सब कुछ पता है, मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी थोड़े ना हूं कि मैं ब्रह्मांड के बाहर से लेकर आ रहा हूं। मैंने क्यों कहा कि इसको आपको लिखना है? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की एक टेंडेंसी होती है कि हम नई चीजें सीखने का कई बार विरोध करते हैं। इसीलिए मैंने कहा जितनी नोटबुक है, जितनी किताबें हैं, उन सब के पहले पन्ने पर इसको चिपका दो, इसको चिपका दो कि कल हमारा दिमाग बहाना मारे, अरे सब पता है, क्या क्यों कैसे पूछ रहा है। तो दिमाग को मौका ही मत दो कि ना मैं तेरी सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा नई चीज का विरोध करने की टेंडेंसी होती है और आप यहीं फंस जाते हो। आप फंस जाते हो, बोले अरे सर कोई नई चीज थोड़े ना बता रहे, हमें ये चीजें पता हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका दिमाग नई चीज को पता करने के खिलाफ अपना पता ढूंढ रहा है और इस पता में आप लापता हो जाते हो और फिर सोचते हो कि सर क्या हुआ, मेरा साल गुजर गया, मेरा एक जो है वो बुक नहीं तैयार हुई। ये बात आप नोटिस करके रख लेना।
तो आपको क्या करना है, इसको राइट डाउन करना है और अपनी जितनी किताबें हैं सब पे चिपका दो। कब तक? कम से कम 21 दिन तक, कम से कम 21 दिन तक। क्यों? धीरे धीरे ये आपकी आदत का हिस्सा होगा। नियमतः 60 दिन तो न्यूनतम, 60 डेज यानी 2 महीना आपको न्यूनतम इसको आदत में लेकर आना पड़ेगा। तब जाकर आपका जो पिछला पैटर्न है सोचने का वो टूटेगा और नया इलेक्ट्रोकेमिकल, ये दिमाग के अंदर पाथ होते हैं, ये दिमाग बहुत काम चोरी करता है, ये हमेशा शॉर्ट मेथड ढूंढता है। तो आप जितनी बार उसका इस्तेमाल करोगे उतना ही शॉर्टेस्ट न्यूरोकेमिकल पाथ डेवलप होता है, और जितना शॉर्टेस्ट न्यूरोकेमिकल पाथ होगा उतना ही आसानी से आपको याद करना बहुत आसान होगा। तो जो पहली चीज आप पूछते हैं कि सर मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, जवाब मिला क्योंकि आप भार लेकर घूम रहे हो। आपको पढ़ाई में मजा कहां आ रहा है? आप तो सर पे एकदम बोझा लेकर, कोई जो है सर पे बोझा डाल दे और कहे चलो मैं तुम्हें आज ताजमहल घुमाता हूं, सर पे भारी है, गर्दन घुसी जा रही है, बोले कैसे देखो ताजमहल की नक्काशी, अरे भाड़ में गई नक्काशी, गर्दन टूटे जा रही मेरी, पहले बोझ हटाओ। तो आपके क्या हो रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि यूपीएससी एंजॉय करो, कल तुम देश बदल सकते हो, और तुम किताबों का भार लिए टहल रहे हो। अरे भाई मर गया यार, एंजॉय कहां से करूं? तो पहले क्या करना है, इस बड़े से भार को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है, नंबर 1। दूसरा क्या करना है, आपको अपनी मेमोरी को इनहैंस करना होगा। कैसे करेंगे? बाय हुकिंग। आप इसमें हुकिंग करेंगे। जब आप हुकिंग कर लेंगे तो यहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को टांग पाएंगे। तीसरा, आपको लीनियर ढंग से पढ़ने की आदत तोड़ के इस तरह से पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और अपने किताबों में चिपकाना पड़ेगा। कितने दिन? न्यूनतम 60 दिन इसको दोहराना पड़ेगा। 60 दिन के बाद पिछला जो तुम्हारा न्यूरोकेमिकल पाथ है वो टूटेगा और नया बनेगा। अगर इस बात को वेरीफाई करना चाहते हो तो चार्ल्स डुहिक की एक बुक आती है पावर ऑफ हैबिट, दुनिया में बहुत फेमस किताब है, यानी कि आदत की शक्ति, हैबिट की शक्ति, चार्ल्स डुहिक। और आप जब उस पूरी किताब को पढ़ोगे तो आपको यही बात निकलकर सामने आएगी। वो किताब पढ़ के सीखना, ओजांग सर डायरेक्टली 2 मिनट में बता दे रहे हैं अपने न्यूरो लिंग्विस्टिक जो है प्रोग्रामिंग है उसके एक्सपीरियंस से कि हमें यह करना होगा। तो ये होगी हमारी सही शुरुआत, जहां आप बड़े बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो। नंबर 1, रूल नंबर 1 हुआ। क्लियर हुई ये कैसे करना होता है? आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दूसरा। मैंने कहा कि बड़ी सी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अब मैं दूसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूं कि वो जो किताब है, जब मैंने एक टेंडेंसी डेवलप की, मैं हर चीज में, मेरी क्लास चल रही है, मैं इसी तरह सोच रहा हूं, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैं इसी तरह क्या, क्यों, कैसे, कब सोच रहा हूं, अब मैं कुछ और पढ़ रहा हूं, इसके बारे में सोच रहा हूं, अब मैं आ जाता हूं सीधे स्पेसिफिक पे। वो चीज जो आपके इस सफलता के रास्ते में आपका वो मील का पत्थर बनता है, वो जिसके माध्यम से आप लबासना में प्रवेश करते हो, वो जो आपके अमीर गरीब होने का अंतर मिटा देता है, आपके गांव देहात होने का अंतर मिटा देता है, वो आपकी किताबें। होती तो सबके पास है, पढ़ना बहुत कम लोगों को पता होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा किताबें कैसे पढ़नी है। तो आपने क्या किया, वहां उसको आदत बनाया, और यहां मैं आपको बताऊंगा बुक कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड अ बुक। एक किताब को अपना दोस्त कैसे बनाएं, कैसे कम समय में उसका बेहतरीन निचोड़ ले, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब इससे पहले के चैप्टर मैंने आपको बताया, और वो आपकी आदत का हिस्सा होना चाहिए कि कैसे, कब, कहां, क्या, कौन, क्यों, ये मैंने आदत में डाल दिया। आपको ये बातें पता हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको उसको आदत का हिस्सा बनाना है हर चीज में, जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जब वो आदत का हिस्सा हो गया, अब एक किताब से प्रश्न पूछना है, और किताब से प्रश्न हम ऑर्गेनाइज तरीके में पूछते हैं, क्योंकि किताबें एक लेखक के अपनी विचार होते हैं, उसके अपने लेखन शैली होती है। बात ध्यान रखिएगा, पिछला वाला बहुत जरूरी था, लेकिन उसको हर जगह आप इंप्लीमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि विपिन चंद्रा की लेखन शैली अलग है, लक्ष्मीकांत की शैली अलग है, डीडी बासु की शैली अलग है, और रमेश सिंह की शैली बिल्कुल अलग है। ये सभी अपने अपने सेगमेंट में अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ये लेखक हैं। अब आपको इनको अपने व्यक्तित्व में ढालना है, इनको अपने हिसाब से लेकर आना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और ज्यादातर स्टूडेंट को यह पता ही नहीं होता है, वो बुक के प्रवाह में बह जाता है। तो विपिन चंद्रा उसको कहानियों में ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, पागल हो जाता है।
वहीं लक्ष्मीकांत जो होता है वो डायरेक्टली जो है वो ठोस अनुच्छेद से उसका सर भिड़ा देते हैं, खून बहने लगता है उसके सर पे। फिर जब रमेश सिंह पहुंचता है और ढेर सारा डाटा नाचने लगता है और नए नए शब्द आते हैं तो उसके दिमाग में भंवर चलने लगता है, पागल सा हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किताब को अपने तरीके से अटैक करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, सबसे पहले आपको एक छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक मैंने लिया, मेरा चैप्टर क्या है, मेरा अध्याय क्या है। हम लोग कहते हैं आज तो 200 पेज पढ़ के उठूंगा, ऐसे करते हैं ना, 200 पेज है, 4 दिन में 50, ठीक है, हम ऐसे करके नहीं। आप रिलैक्स होकर बैठिए और पूछिए मेरा चैप्टर क्या है, मेरा अध्याय क्या है। ठीक है, अध्याय मान लो आप इस समय गांधी से पहले के भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंडिया बिफोर गांधी। तो उस समय जो एक तरीका था आजादी मांगने का, पत्र लिखने का, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके चलने का, आपका चैप्टर वो है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है आप यहां रुकेंगे और अपने आप को उस जगह लेकर जाएंगे कि वो कौन लोग थे, वो किस तरह से व्यवहार करते थे। अगर मैं उस समय होता, आज मैं आजाद देश का नागरिक हूं, लेकिन मैं अगर आज ब्रिटिशर से, मैं कल्पना करो मैं मांग रहा हूं, ए भाई ब्रिटिशर्स हमें आजादी दे दो, हमें भी थोड़ा कुछ ये दे दो, हमें होम रूल के बारे में बात कर दो, तो तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने सबसे पहले चैप्टर विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। क्या किया, चैप्टर का जो है वो आपने कल्पना करनी शुरू की कि मैं उस समय काल में हूं, या मैं उस समय काल में जो है वो इसको एक महसूस कर रहा हूं। जब आपने अपने चैप्टर का विजुअलाइजेशन किया तब आप लेसन की तरफ गए। लेसन का मतलब होता है कि वो टुकड़ा, हम मान लो कि इस दौरान भी वहां पर जो है वो हमें 2 अलग अलग विभाजन दिखाई पड़े। एक वो जो प्री ब्रिटिशर्स थे, यानी कि वो जो ब्रिटिश काल के बारे में उसकी नीतियों का समर्थन करते, वो कहते थे ब्रिटिश काल जो है वो जो कहते थे कि इनका जो ब्रिटिश साम्राज्य का होना भारत की एकीकरण के लिए बहुत जरूरी। उनका मानना था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, वो ब्रिटेन में पढ़े लिखे। एक जो विशुद्ध भारतीय थे और वो मानते तो थे कि हमें लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना है, लेकिन वो कहते थे कि भारत प्राचीन संस्कृति है, भारत के पास अपनी प्राचीन सभ्यता है और 5000 पुरानी साल जो है ये सभ्यता वाला देश कुछ गोरों के माध्यम से शासित नहीं होगा। तो मेरा जो लेसन है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इसमें मेरे ही देश में 2 अलग अलग चरित्र छुपे हुए हैं। आपने इसको विजुअलाइज किया, समझ रहे हो। इसके बाद आप थीम पर आ गए। थीम यानी कि जिस पर आज तुम चैप्टर पूरा करने जा रहे हो। तुम दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ रहे हो, तुम आरसी दत्त के बारे में पढ़ रहे हो, तुम किसी के भी बारे में पढ़ रहे हो, आप उसकी विषय वस्तु थीम क्या है कि मैं नरम पंथियों के बारे में बात कर रहा हूं या गांधी से पहले मैं आंदोलन के तरीकों के बारे में बात कर रहा हूं। आपने वहां पर बात करनी शुरू की। इसके बाद जब आपने इसको पढ़ना शुरू किया तो आप सबसे पहले एक पॉजिटिव नोट के साथ पढ़ेंगे, एक सकारात्मक तरीके से किताब आप देखेंगे कि मेरी जो ये पुस्तिका है, मेरी जो ये किताब है, ठीक है, इसके गुण क्या हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर हो चुकी है और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है या मेरी इस किताब में दर्ज है तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब ये गलत है या सही है, ये चाहे हिटलर का जीनोसाइड ही क्यों ना हो, ये तानाशाही क्यों ना हो, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 7 करोड़ लोगों का मर जाना ही क्यों ना हो, या तमाम तरह के युद्ध संग्राम, शांति आंदोलन कुछ भी रहे हो, ये सभी प्रॉपर्टीज का हिस्सा है। यानी मैं उनकी पहचान करूंगा, उनकी पहचान करूंगा और पढ़ते समय मैं ये ध्यान दूंगा कि इसमें कौन क्या कर रहा था। मैं कैरेक्टर सेंट्रिक होऊंगा। दादा भाई नौरोजी किस रूप में जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगाते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का वो विरोध कर रहे हैं। मैं इनके गुणों की तरफ पूरा फोकस करूंगा। यानी मैं अपने कैरेक्टर्स, अपने हीरो, ये कैरेक्टर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये कैरेक्टर कोई साम्राज्य भी हो सकता है और ये कैरेक्टर कोई भी घटना भी हो सकती है। जैसे चौरी चौरा, तो वो चौरी चौरा एक घटना हो गई। अब मैं गांधी के नजरिए से नहीं पढ़ूंगा, अब मैं चौरी चौरा के नजरिए से पढ़ूंगा। वहां क्या हुआ था, वहां क्या नहीं होना चाहिए था, ठीक है, वो घटना क्या थी, इसके बारे में मैं जानकारी लेना शुरू करूंगा। और इसके पश्चात मैं ये भी देखूंगा कि कोई भी, अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, अगर हम किसी, भले भाई जैसे मान लीजिए आज कोई बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, मान लीजिए हम जैसे थोड़ी देर के लिए, अगर आप मैं सोशल मीडिया आप देखते हो, प्रधानमंत्री का जिक्र होता है तो उनके बचपन की तस्वीरें की रेलवे स्टेशन पर जो है चाय बेच रहे हैं, यानी हम उनका कालक्रम, फिर वो कैसे युवावस्था में आरएसएस से जुड़े फलाना ठिकाना हम करते हुए एक कालक्रम बनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कि किस तरह से जो है वो तमिलनाडु से रामेश्वरम से बढ़ते हुए आगे हम उनका एक कालक्रम बनाते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी वही चीज है कि कोई भी आज अगर प्रमुख घटना हो रही है, अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो रही है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे एक क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि कालक्रम जिम्मेदार होगा।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी की घटना तुम पढ़ रहे हो तो तुमसे गलती ये हो जाती है कि तुम अभी की घटना पर फोकस कर देते हो। तुम चौरी चौरा की घटना पर फोकस करके बैठे हो, तुम सत्याग्रह पर फोकस करके बैठे हो, तुम दादा भाई नौरोजी के भाषण पर फोकस करके बैठे हो। लेकिन तुम्हें, अगर हम कई बार विवेकानंद को पढ़ते हैं, शिकागो सम्मेलन, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अरे शिकागो सम्मेलन, लेकिन शिकागो सम्मेलन से पहले रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बीच में जो बौद्धिकता का उदय होता है, और रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद जो विवेकानंद का भारतीय संस्कृत के प्रति एक जो है वो बहुत बड़ा रुझान और उनकी विद्वता जो बढ़ती है, वो अपने आप में अतुलनीय है। वो अपने आप में जो है वो कंपैरिजन नहीं की जा सकती है। तो अगर एक होनहार विद्यार्थी वही होता है जिसको किताबों से दोस्ती करना आता है, जिसकी एक रीडिंग में किताबें उसकी दोस्त हो जाती हैं, जो किताबों को ऐसे रखता है, बोलो पूछो क्या पूछना है तुम्हें, वो स्टूडेंट क्या करता है, वो हिस्टोरिकल सीक्वेंस यानी काल क्रम पर अपनी पकड़ बनाता है। वो ये जानता है कि निर्वात में कोई वस्तु नहीं जिंदा रह सकती है, अभी अचानक से ये अंतरिक्ष से नहीं आई है, इसके विकास के पीछे एक लंबी घटनाक्रम है। अगर आज का न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो आज बारडोली सत्याग्रह की जो है वो बात आ रही थी, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यही देखोगे तो इन सत्याग्रहों की भी एक लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। और जिस स्टूडेंट ने इन गुणों के आधार पर, यानी अपने चैप्टर की पहचान करके, अपने पाठ की पहचान करके, अपने थीम की पहचान करके, उसके गुणों की पहचान करके और कालक्रम की स्थापना कर ली, वो किताब को इसी कॉन्फिडेंस के साथ रीड करते हुए बंद करेगा और कहेगा पूछो क्या पूछना है तुम्हें, राइट। लेकिन यह ध्यान रखना, ये किताबें इस तरह से टूटनी चाहिए, नहीं तो तुम किताबों में, एक जो राइटर होता बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रखता है, वो तुम्हें बहा ले जाएगा। तो नॉवेल पढ़ने वाले और स्टूडेंट पढ़ने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण गंभीर स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच का अंतर खत्म हो जाएगा, क्योंकि नॉवेल पढ़ने वाला जो राइटर होता है उसके बहाव में बह जाता है। अगर वो बीभत्स लिख रहा है तो वो उसके साथ डरेगा, कॉमेडी लिख रहा है हंसेगा, रोमांस में चला जाएगा। लेकिन जो एक यूपीएससी का जो पाठक होता है, जो बुक को पढ़ना जानता है, वो बहाव में नहीं बहेगा, वो अपने हिसाब से अपने खूंटे को बांधे हुए उस बहाव में भी तैरने की कला सीखेगा। यही सबसे खूबसूरत बात है और इसी को कहते हैं बहुत बड़ी बात, आर्ट ऑफ बुक रीडिंग, यानी पुस्तक पढ़ने की कला। वो सभी लोग जो आने वाले समय में आप देखेंगे कहते थे कि बहुत विद्वान रहे हैं, जो बहुत तेजी से बुक्स को पढ़ जाते हैं, वो सभी बुक पढ़ने का उनका यही तरीका हमेशा ही पूरे विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, मेरी बात पहुंची हां या ना? तो मैं तीसरे रूल पर चलूं और बताऊं कि तीसरा रूल तो और महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको मुख्य परीक्षा की तरफ लेकर जाऊंगा। अब आपको बताऊंगा कि जो पढ़ा हुआ है उसको पीसते कैसे हैं, उसकी चटनी कैसे बनाते हैं, इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में डालते कैसे हैं। अगर मेरी बात पहुंची तो मेरे दोस्त मुझे यस सर लिख के बताओ, ताकि आपके सर इस महत्वपूर्ण राज को आपके सामने रखे और ताकि आप आने वाले समय में किसी से न कहें कि मैं फ्रेशर हूं, रास्ता नहीं जानता, मैं फ्रेशर हूं, लबासना का रास्ता खो गया है। आप कहो मैं फ्रेशर हूं, मैं ओजांग सर का स्टूडेंट हूं और लबासना का रास्ता छोड़ो, मैं तो उसका गेट भी तोड़ के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। इतनी मेरे सीने में कुवत है, इतनी मेरे अंदर ताकत है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। चलें आगे। हिम्मत और अपनी क्रिएटिविटी। तो दोस्तों आइए रूल 3 पर आते हैं। सबसे ज्यादा मुझसे प्रश्न पूछा गया, सर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे करें, सर विश्लेषण कैसे करें, सर ये कामयाब लोग सोचते कैसे हैं, सर यूपीएससी हर इंफॉर्मेशन में ये कहता है कि 2 चीजों को जोड़ के पढ़ो, हम कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है, हम याद कैसे रखें और हम उसको एनालिसिस कैसे करें। ये प्रश्न मेरे पास जो है हजारों की संख्या में आ चुका है। आज आपको बताता हूं विश्लेषण यानी एनालिसिस कैसे करें। और आपको तो ये बताने की अब आवश्यकता ही नहीं रह गई कि यूपीएससी के स्टूडेंट को एनालिसिस करने की पावर गिफ्ट में होनी चाहिए, उसको एनालिसिस करना आना ही चाहिए। अगर वो एनालिसिस नहीं कर पाया है तो इसका अगला चरण यानी सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और जो एनालिसिस नहीं कर सकता, वो ये बात ध्यान रखो, वो मेंस में मुंह के बल गिरेगा।
1750 नंबर यूपीएससी उसके जबड़े से छीन के लेकर चला जाएगा। और आपको यह बहुत जरूरी है। 50 बच्चे जो है मुझे मैसेज अभी भी कर रहे हैं, हां सर ये मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। और मैं हमेशा कहता हूं उजांक तुम्हारे हर प्रश्न को पढ़ता है, बस जवाब मैं तभी देता हूं जब मेरा रिसर्च पूरा हो चुका हो, जब मैं कोई ऐसी बात करूं जिसको आप अपना सको। मैं तुमसे कहूं हिम्मत से पढ़ो बेटा, कॉन्फिडेंस से पढ़ो। कहां मिलती है हिम्मत, कहां मिलता है कॉन्फिडेंस? 2-4 किलो हम भी ले लें? नहीं। हमेशा एनएलपी का ट्रेनर हमेशा यह बात कहता है कि वो रास्ते अपनाओ जिसको तुम अपना सकते हो, वो चीजें करो जिसको तुम आसानी से कर सकते हो। और मैं हिंदुस्तान के उस आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहता हूं जो ये कहता है कि यूपीएससी बहुत कठिन है। अगर कठिन है तो ये तरीके अपना के देखो, फिर तुम कहना कि वाकई में क्या ये रास्ते बहुत कठिन है, या सिर्फ तुम्हारे अंदर तरीके नहीं पता थे, तुम्हें रास्ते नहीं पता थे, या तुम्हारा जुनून उस स्तर का नहीं था कि तुम वहां तक पहुंच सको। तो चलिए दोस्तों आगे बताता हूं रूल 3, विश्लेषण कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें। हमने 2 स्टेप में क्या सीखा, वापस चलता हूं और फिर से बताता हूं। यहां पहले मैंने सीखा एक आदत को डेवलप करना, एक हुक को डेवलप करना। मेरी आदत हो गई है, उजांग सर की क्लास किस विषय में है, उजांग सर क्या पढ़ा रहे हैं, उजांग सर के पढ़ाने का तरीका क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आपने प्रश्न पूछने की आदत डाली, आप जिज्ञासु हैं, आप देख रहे हैं सड़क पर इतनी भीड़ क्यों है, अब तक ये भीड़ क्यों नहीं थी, ये भीड़ क्या पॉल्यूशन पैदा कर सकती है, क्या हमारे यहां नगरीकरण की समस्या है। आप प्रश्न पूछने की आदत डालिए। और जब आपने पहले में आपने आदत डाल ली, आदत, हैबिट, फिर आपने क्या किया, एक किताब को छोटे छोटे टुकड़ों में अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया, अपनी स्टाइल में पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ये 2 स्टेप आपने पूरे किए। अब तीसरे स्टेप में सिखाता हूं एनालिसिस कैसे करते हैं, विश्लेषण कैसे करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है किसी एक बड़े टुकड़े को छोटे छोटे महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण, इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल हिस्सों में अलग अलग कर देना, जिसको अपने हिसाब से जोड़ा जा सके। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे, ये एक मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर हो सकता है जिससे मैं राइटिंग करता हूं। मैंने कहा इसका एनालिसिस करो, बड़े ध्यान से समझना, जिंदगी बदल जाएगी इसके बाद। ये रखा है यहां पर, ये रखा है 1750, उठा लो या छोड़ दो, ये भी थोड़ी देर में तुम तय करोगे, मैं नहीं। ये मैं नहीं तय करूंगा, ये तुम तय करोगे कि सर मुझे ये पाना है या मुझे इस भीड़ में सिर्फ ठोकरें खानी है, ये तुम्हारे हाथ में है। इसी क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सफल होकर तुम्हें ठोकरों पे रखेगा, ये याद रखना, लेकिन चॉइस तुम्हारी है। राइट। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं, इस मार्कर का एनालिसिस करना है मुझे, और इस मार्कर के एनालिसिस में अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मार्कर एक वस्तु है, एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। मैंने क्या किया, मैंने इसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने कहा ये प्लास्टिक से बना है, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने इसके शेप के बारे में बात किया, मैंने अपने दिमाग से पूछा इसका आकार कैसा है। मैंने प्राथमिक स्लाइड का इस्तेमाल किया, इसका ट्रायंगल दिख रहा है। ये आगे क्या है, ये टिप है, क्या ये टिप प्लास्टिक से बनी है? नहीं, ये प्लास्टिक से नहीं बनी है। ये किस काम आता है? ये राइटिंग करने के काम आता है। तो क्या इसमें इंक है? नहीं, इसमें इंक नहीं है। तो ये कहां लिखा जाता है? ये डिजिटल बोर्ड पे लिखा जाता है। ठीक है, क्या ये महत्वपूर्ण इसमें जो है रिफिलिंग की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। मैंने क्या किया, एक सिंपल से दिखने वाले मार्कर को कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। यही होता है विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण कला। अब मैं इसको विशिष्ट करता हूं, इसको स्पेसिफिक करता हूं। मैंने पहला प्रश्न पूछा, मैं किसी भी चीज को अगर देखता हूं, ठीक है, कोई भी है मेरे सामने, कोई केस स्टडी है, कोई सीसैट का कंप्रीहेंशन है, कुछ भी है मेरे सामने, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूं, मुझसे जो है वो भारत चीन के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी है। संरचना क्या है? मैं जो चीज पढ़ने जा रहा हूं, मेरे जो बातचीत करने का विषय वस्तु है, उसकी संरचना क्या है। मैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं मेडाइवल के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं जो है किसी अन्य चीज के बारे में पढ़ रहा हूं, एक इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्या मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर, वो आपने पहले बुक पढ़ते समय अपने दिमाग में रख लिया। अब जो आपने बुक पढ़ी है उसको आप तोड़ रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर तो बुद्धिमत्ता का एग्जाम है। तो इसकी संरचना क्या है? फिर मैं जो चीज पढ़ रहा हूं, मान लो मैं गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं जो है वो भारत प्रशासन के बारे में पढ़ रहा हूं, तो भारतीय प्रशासन की संरचना क्या हो सकती है?
किस रूप में है, ये कार्यपालिका के साथ कैसे कार्य कर रही है, क्या इसके महत्वपूर्ण आयाम है। फिर मैंने पूछा इसका फंक्शन क्या है। हर चीज में देखिए, हम जुडिशरी के बारे में पढ़े, हम चाहे कैबिनेट के बारे में पढ़े, हम चाहे पंचायत के बारे में पढ़े, सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि जो चीज एग्जिस्ट है, संरचना का मतलब एग्जिस्ट है, जो है उसकी क्रियाविधि क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, इसका फंक्शन क्या है। गलत या सही बात की बात है, ये कैसे काम कर रही है, ये कैसे जो है वो हो रहा है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो जीनोम हो, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो इतिहास में होने वाली महत्वपूर्ण घटना हो, चाहे वो भगत सिंह का जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे गांधी का जो है वो शांतिपूर्ण आंदोलन, कुछ भी हो सकता है, या आज किसानों के बारे में बात हो रही, कुछ भी हो सकता है। किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना और किसान आंदोलन के फंक्शन के बारे में जानना, उसकी क्रियाविधि के बारे में जानना, दो अलग अलग चीजें हैं। समझे मेरी बात, क्या पहुंचा। तो दूसरा होगा कि इसका फंक्शन क्या है, आइडेंटिफाई करो। अब तुम्हें इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन नहीं जाननी है, वो तुम पहले पूरा कर चुके हो, अब तुम्हें सोचना है ये फंक्शन कैसे कर रहा है। ठीक है, अगर ये आपने सेबी के बारे में पढ़ा और सेबी के बारे में सोचा, सेबी का फंक्शन क्या है, सेबी कैसे शेयर मार्केट में रेगुलेटरी का काम कर रहा है, क्या इसके पास कोई जुडिशियल पावर है। अब आप क्या कर रहे हो, उसकी फंक्शन को तोड़ रहे हो। उठा के देखो, क्वेश्चन आया हुआ है। फिर पूछता है कि जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। अगर आप कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उसके कारणों को भी तो जाने कि क्या मैं सभी को एक ही क्लास में बिठाऊंगा, या मेरे हिसाब से इसको अलग अलग क्लासेस में बिठाया जा सकता है। अगर इसको अलग अलग क्लासेस में बिठाया जा सकता है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको विश्लेषण करने की आदत डालनी है, तो इस क्रम में आप चलिए। क्वेश्चन पूछिए, मेरा जो पढ़ रहा हूं उसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद मुझे पूछना है कि फंक्शन क्या है। इसके बाद पूछिए कारण क्या है, इसके बाद पूछिए प्रक्रिया क्या है, और इसके बाद पूछिए वर्गीकरण क्या है, यानी इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। राइट, क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। चलें दोस्तों, है कॉन्फिडेंस आगे चलने का। मेरी बात समझ में आई कि विश्लेषण कैसे करते हैं, कैसे जो है वो एनालिसिस को रखा जाता है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको अगले चरण में लेकर जा सकती हैं। अगर ये आपकी आदत है, इस तरह से आप प्रश्न पूछते हैं, और याद रखिएगा, अगर स्टेज 1 आपने स्किप किया तो स्टेज 3 आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। स्टेज 1 ही स्टेज 3 पर पहुंचने का रास्ता है। और आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आप जिंदगी में किसी भी ऊंचाई पर पहुंचना चाहें, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है। जिस समय आपने सीढ़ियां मिस की, फिसल कर गिरने का डर बना रहता है। अब आप कहेंगे सर चौथा चरण क्या है। चौथा चरण, जब हम कहते हैं कि हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, हम यूपीएससी का साक्षात्कार देने जा रहे हैं, हम अधिकारी बन रहे हैं, तो हमसे बहुत कुछ उम्मीद की जाती है। हमसे उम्मीद की जाती है कि जब हम डीएम बन के जा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी हमारा काम है, तो हमें यह नहीं बताया जाता है कि हमारे जो श्रमिक, हमारे जो लोग हैं उस उत्तराखंड के टनल में फंसे हैं, हमसे कहा जाता है उनको तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जिंदा निकालना है। हमें नहीं बताया जाता है कैसे निकालना है। वहां पर तुम्हें वहां की परिस्थितियों के हिसाब से कि पानी का स्तर कैसा है, बादल तो नहीं आ रहे हैं, हमारे पास मशीनें क्या हैं, लोग कितने हैं, वहां पर खड़ा हुआ अधिकारी स्वयं निर्णय लेता है कि यहां की परिस्थितियों के हिसाब से मुझे अपने लोगों को कैसे बचाना है। और इसका मतलब हुआ कि वो सबसे पहले परिस्थितियों का विश्लेषण करता है। मिट्टी कैसी है, कहीं फिर से तो नहीं पीछे से जो है तूफान आ रहा है, कहीं फिर से तो नदी नहीं आ रही कि पता चला और लोग फंस जाएं, मेरे पास मशीनें कितनी उपलब्ध है, मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा कैसे बचाया जा सकता है। पहले वो विश्लेषण करता है, और जब वो विश्लेषण कर ले जाता है, तो अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 पर।
रूल नंबर 4 पर वो उसका संश्लेषण करता है, उसको सिंथेसाइज करता है और सिंथेसाइज करके निकालता है कि बचाव का सही तरीका क्या होगा। और आज उत्तराखंड में जो बचाव का तरीका वो उड़ीसा में शायद काम ना करे, वहां पर चक्रवात से तबाही हुई है और यहां पर जो है ग्लेशियर के टूट जाने की वजह से। एक सही अधिकारी वो होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेता है। आपने सुना होगा ना, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेना होता है। हमें अपनी बात को सिचुएशन के हिसाब से कहनी होती है। तो सवाल यही तो पूछ रहा हूं दोस्त कि आखिर ये आप परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय कब लोगे? जब आप वहां पर बैठकर, वहां जाकर आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे और आपके पास अगली ताकत, अगला कुवत, अगली हिम्मत होगी कि आप उसको सिंथेसाइज कर सको, आप उसका संश्लेषण कर सको। संश्लेषण का मतलब होता है वो जो छोटे छोटे टुकड़े आए हैं उसमें से जोड़कर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन निकाल देना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस करने को कहते हैं। और वहां पर हमें इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की बात करनी होती है, हमें वो बात करनी होती है, हमें डिफिनीशन की बात करनी होती है, यानी टू द पॉइंट में इसको कैसे कह सकता हूं। आपसे पूछा जाएगा यार कितने लोगों को बचाया जा सकता है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या सारे लोगों को नहीं, क्या समस्या हो सकती है, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आप उस परिस्थिति को, उस किताब को, उस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कैसे करते हो, उसका मूल्यांकन कैसे करते हो, यह बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनालिटीज के रूप में आप किसको शामिल करते हो। क्या किसी व्यक्ति को इसको आधारित करना चाहोगे या किसी व्यक्तित्व को इसमें आधारित करना चाहोगे? आप इन सब चीजों को मिला देते हो तो वहां पर संश्लेषण करना आसान हो जाता है। गांधी एक व्यक्तित्व है, पटेल एक व्यक्तित्व है, सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्तित्व है, डेविस एक व्यक्तित्व हैं जो ज्योग्राफी के बारे में जानता है। और इनकी थ्योरीज, इनके कार्य, इनके सिद्धांत, हम अहिंसा की बात करेंगे तो हमें गांधी याद आएंगे। हम जमीनी स्तर पर किसान आंदोलन की बात करेंगे तो हमें सरदार पटेल याद आएंगे। हम भारत के एकीकरण की बात करेंगे, हमें सरदार पटेल याद आएंगे। और सबसे बड़ी बात, न्यूनतम संसाधनों में पूरी दुनिया की नींद उड़ा देने की बात करेंगे, एक सैन्य संगठन स्थापित करने की बात करेंगे, हमें सुभाष चंद्र बोस याद आएंगे। जब हम इन व्यक्तियों की बात करते हैं, ये व्यक्तित्व हैं, ये पर्सनालिटीज हैं, तो इनके सिद्धांत, इनकी थ्योरीज इनके आसपास आ जाती हैं और हमें संश्लेषण करना बहुत आसान होता है। आपने कभी चरखी घुमाई है, पतंग उड़ाया है? तो पतंग जब उड़ाते हो तो जब ये ढेर सारा धागा जो हवा में उड़ रहा होता है उसको क्या करते हो? एक ऐसे चरखी लेते हो ना और चरखी में ऐसे रोल करते हो कि नहीं? देखा होगा। यानी सारा धागा एक डंडे के आसपास लपेट दिया जाता है। तो जब हमें विश्लेषण करना होता है तो हम किसी एक व्यक्तित्व को अपना आधार बनाते हैं और उसके पास समस्त घटनाक्रम को लपेट देते हैं। हमें पता चलता है कि क्या चीज की जानी चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपने देखा होगा एथिक्स के पेपर में हमें अपने आदर्शों के बारे में पढ़ने को कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब आप जीएस पेपर 1 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 3 पढ़ लें तो आपको संश्लेषण करना भी यानी सिंथेसिस करना भी आना चाहिए। ये 4 ऐसे नियम हैं दोस्तों। अगर आप यूपीएससी में फ्रेशर हैं, अगर आपका सपना लबासना को जाना है, अगर आपका सपना उस दरवाजे को पार करना है, तो आपको ये 4 चरण प्राप्त करने होंगे। 1 2 3 4। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपनी आदत में लेकर आना पड़ेगा। और अगर ये आदत में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ऐसे ही बेहतरीन जो जोशीले ओजांकियंस हैं, जो ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो 18 तारीख से, जो पहले 12 तारीख से ईडब्ल्यूएस बैच था, वो 18 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, ईडब्ल्यूएस बैच। और मेरे साथ ज्योग्राफी से वो अपना करियर शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस दौरान एडमिशन लेते हैं तो उन्हें मात्र 5,000 रुपए महीने की फीस में एडमिशन मिल जाएगा। राइट? क्योंकि इस समय हमारे सर जो है ऑफिसर सर, वो पॉलिटी की क्लास बहुत ही धुआंधार तरीके से ले रहे हैं। तो उनके ही कहने पर मैंने कुछ समय इस बैच को आगे किया और नो डाउट एनसीईआरटी आंदोलन पैक, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो सुहेल सर के साथ प्रारंभ हो चुका है। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का डर हमेशा के लिए आपके जीवन से खत्म हो जाएगा और आप एनसीईआरटी के मास्टर बनेंगे। उस दिन मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी को पढ़ना और एनसीईआरटी का मालिक बन जाना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। और शायद हम यहां यही प्रयास करने जा रहे हैं कि हम एनसीईआरटी में आपको उस ऊंचाई पर लेकर जा सके जहां कोई आपको चैलेंज ना कर सके। और यही हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जिन जोशीले, जो
छात्र हैं जो अब यूपीएससी के लिए उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो मेरे साथ कॉन्सेप्टर बैच में जुड़ सकते हैं। वो 18 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूं, उसके विषय में और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम बात करें, जी हां, जैसे किसी ने पूछा है, आप सभी चीजों के बारे में, चाहे ऑप्शनल हो गया, पॉल साइंस हो गया, किसी भी चीज के बारे में आप जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं मुझे शुरुआत करनी है, पता नहीं है, तो मैंने यहां पर लिखा है 500 रुपए में आईएएस की तैयारी। जी हां, अगर बात करें करंट अफेयर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये इतने अखबार कैसे पढ़ें, इतना एनालिसिस कैसे करें, स्टैटिक चीजों की एनालिसिस तो आसान है, करंट अफेयर्स की एनालिसिस कैसे करें? तो गोपाल सर करंट अफेयर्स का जो है प्रति माह का बैच लेकर आए हैं। और अगर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो इंग्लिश वोकैबुलरी का बैच रवि बजाज सर लेकर आए, मात्र 500 रुपए में। 500 रुपए महीने के हिसाब से आप इस बैच को पढ़ सकते हैं। ये पूरा जो कोर्स है ये 500 रुपए का, और ये 500 रुपए प्रति माह में आप करंट अफेयर्स का जो आपका सारा सरदर्द है वो दूर हो जाएगा। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, कहीं से तो आगे बढ़ना होगा। और इन चार जितने भी मैंने आपको 4 चरण बताए हैं, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप उसको प्राप्त कर लिया, आपने उसको अपनी हैबिट का हिस्सा बना लिया, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों जुट जाइए। और रही बात एकेडमी की, तो एकेडमी तो सिर्फ होली के बाद ही खुल पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन में आपको पता है कि हम अपनी सर्वश्रेष्ठ तरीके से आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा कि सिर्फ सिलेबस का पूरा होना सर्वश्रेष्ठ बात नहीं है, सिलेबस को पढ़ना कैसे है, नोट्स लिखना कैसे है, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, मोटिवेट कैसे रखना है, और लबासना के रास्ते में आने वाली रुकावटों को ठोकर से कैसे उड़ा देना है, वो सारी चीजों को सीखने का जो नाम है वही है कॉन्सेप्टर बैच, वही है ओजांग आईएएस एकेडमी, जहां उसके समस्त टीचर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए हर समय लगे रहते हैं। हम जब भी मंच पर आए हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता वो अनचैलेंजेबल रही है। एक मिनट हमने नहीं सोचा कि हम ये क्यों जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। हमने हमेशा यही सोचा कि गांव देहात में भी बैठा अगर स्टूडेंट जिसको कोई आज रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो भी जोश के साथ उठे और कहे ये दुनिया मेरी है, ये सपने मेरे हैं, मैं कीमत चुकाऊंगा, मुझे रोक के दिखा दो। और वो जो आने वाले समय में लोगों के लिए प्रेरणा बनने की ताकत रखती है, वो ताकत आप हैं। आपको खुद में विश्वास करना सीखना पड़ेगा। चाहे आज शुरू करो, चाहे कल शुरू करो, ये रास्ता चलना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और वो हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर सोचते रहोगे तो बहुत खूबसूरत बात कही है, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अरे जिसको मोती ढूंढना होता है वो गहरे पानी में छलांग लगाता ही है और कहता है कि मैं डर के मारे किनारे बैठ गया, मुझे मोती नहीं मिलेगा। तय तुम्हें करना है कि डर के किनारों पर बैठना है या अब डूब जाना है उस दरिया में जहां तुम्हें मोती हासिल होगा। यह चॉइस तुम्हारी है, यह ताकत तुम्हारी है। चलना, रास्ता देना, यह हमारा काम है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको इंप्लीमेंट करोगे, शुरू करोगे, चलोगे। ये हिम्मत, ये चलना, यही सबसे जरूरी है। और अगर आप इस तरह से चलते रहे तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और आप दोस्तों से मेरा एक बहुत बहुत विनम्र निवेदन है कि अब गोरखपुर में भी जो जीडीए टावर है वहां पर ओजांग आईएएस का ऑफिस खुल चुका है और वहां पर आप जा सकते हैं। वहां से आप जो क्वेश्चन पेपर है फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां काउंसलर के साथ आप बात कर सकते हैं। आपको पढ़ाई में जो भी समस्या आई है, समझिए कि ओजांग सर का एक मेंटर गोरखपुर में बैठा हुआ है जो आपकी मदद करने को तैयार है। पढ़ना कैसे है, इवैल्यूएट कैसे करना है, आगे कैसे जाना है, वो आपको सब कुछ वहां मिलेगा। तो जीडीए टावर में ओजांग आईएएस एकेडमी का ऑफिस खुल चुका है और कक्षाओं की अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगी। तो जो उस क्षेत्र के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा के जो बच्चे हैं, अब उनको बहुत अधिक पैसा खर्च करके दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। ओजांग आईएएस एकेडमी आप तक पहुंच रही है। दोस्तों जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए 18 तारीख से ईडब्ल्यूएस बैच के लिए कमर कस लेते हैं और एक सफर शुरू ही कर देते हैं। देखते हैं कि कब तक कोई हमें रोक पाएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत प्यार। और कल सुबह मिलते हैं एनसीईआरटी आंदोलन में, जहां पर सुहेल सर अपने आप में एक लीजेंड क्रिएट कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसको आने वाले समय में पार करना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। इस मिथक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी
टफ नहीं होती है। एनसीईआरटी को निचोड़ा जा सकता है और कम से कम समय में निचोड़ा जा सकता है, और मात्र 3,500 रुपए के इस बैच में आप ये करके उनके साथ दिखा सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा आज मेरी बात आप तक पहुंची हो। कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता, मजाल है कि आप चलने की हिम्मत तो रखो। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आप सभी से। धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपसे ये बात करता रहूंगा। थैंक यू। जी हां, मैं इलाहाबाद भी आऊंगा दिशा, सभी आप लोग बुलाते रहिए। मैं चाहूंगा कि मैं हर बच्चे तक पहुंचूं, उसकी समस्याओं को मैं समाधान दे सकूं। जी हां बिल्कुल, आईएएस बनने की अपनी तमन्ना को बहुत हाई करके रखिए। अगर सोच लिया है तो दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच रश्मि, थैंक यू सो मच।